कौन कर रहा है स्टार्ट? नहीं कर देता हूँ अगर कोई नहीं कर मैं रहा पढ़ती हूँ, कोई बात करो करो। मैं पढ़ती हूँ। मीना जी, दीदी जी आज आए हो, शुरू करो आप दोनों में बोल से। रही हूँ रोहित पहले ही। हाँ मैं कह तो रही हूँ, मैं पढ़ती हूँ। हाँ करो करो करो, शुरू करो। गिवन द, यहीं से पढ़ दूँ फर्स्ट हाँ। पैराग्राफ से। हाँ, गिवन द डिफरेंस इन सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 of CGST and in SGST Act, one may argue that based on the provisions of SGST Act, the registration is required in the state from where taxable supplies are made and not state where suppliers is located. तो कह रहा है कि सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 में CGST एक्ट और SGST एक्ट है, उनमें डिफरेंस दिया हुआ है। तो एक ये आर्ग्यू हो सकता है SGST एक्ट में कि जो रजिस्टर रिक्वायर्ड है वो इन द स्टेट फ्रॉम वेयर टैक्सेबल सप्लाईज आर मेड। तो इसमें कह रहा है कि जो SGST एक्ट है उसमें एक ये आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि हमें रजिस्ट्रेशन तब चाहिए जबकि आपकी सप्लाई जो है स्टेट से हो, एंड नॉट स्टेट वेयर सप्लायर इज लोकेटेड, ना कि उस स्टेट में जहां पे की सप्लायर लोकेटेड है। केयर मस्ट बी टेकन टू आइडेंटिफाई दैट सिक्योर्स फॉर रजिस्ट्रेशन केयरफुली। ये कह रहा है कि यहाँ पर जो है सिचुएशन को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत ध्यान देने की जरूरत है रजिस्ट्रेशन के टाइम पर। वेरी ऑफन इट इज सीन दैट प्लेस ऑफ सप्लाईज इज इंटरचेंज विथ प्लेस ऑफ बिजनेस। तो काफी बार क्या होता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो प्लेस ऑफ बिजनेस के साथ कई बार इंटरचेंज हो जाता है। इट इज द प्लेस ऑफ बिजनेस दैट गाइड्स टू चूज एंड नॉट प्लेस ऑफ सप्लाई। इसका क्या हुआ ये? इट इज द प्लेस ऑफ बिजनेस दैट गाइड रेफर डिस्कशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ सेक्शन 285 एंड इलस्ट्रेशन प्रोवाइडेड। तो कह रहा है कि इसमें जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो हमें गाइड करता है, ना कि प्लेस ऑफ सप्लाई। रेफर डिस्कशन इन कंटेक्स्ट। साइटस का जो मीनिंग है, इसका मीनिंग है साइटस का द प्लेस ऑफ विच फॉर पर्पसेस ऑफ लीगल जुरिडिक्शन और टैक्सेशन अ प्रॉपर्टी बिलोंग्स। तो जहां से एक प्रॉपर्टी का लीगल जुरिडिक्शन या टैक्सेशन पर्पस के लिए जिस प्लेस को वो मानते हैं, मतलब जहां से उस प्लेस प्रॉपर्टी जिस प्लेस को बिलोंग करती है लीगली या टैक्सेशन पर्पस के लिए, वो साइटस उसको बोलेंगे। ठीक है। कि जो प्लेस ऑफ बिजनेस है वो हमें गाइड करेगा इस बारे में कि प्रॉपर्टी आपकी लीगली कहाँ सिचुएटेड है, ना कि प्लेस ऑफ सप्लाई और रजिस्ट्रेशन कहाँ से लेना है इसके लिए। रेफर डिस्कशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ सेक्शन 285। तो इसके लिए कह रहा है कि जो हमें डिस्कशन है इसके लिए 285 में जाना चाहिए। सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 प्रेस्क्राइब्स एन एग्जेम्पशन थ्रेशहोल्ड फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन। तो कह रहा है सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 प्रेस्क्राइब करता है कि जो थ्रेशहोल्ड लिमिट में कब आपको एग्जेम्पशन मिलेगी जबकि रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। इन other words, even if a person makes taxable supplies attracting levy of tax under section 9 subsection 1, तो दूसरे शब्दों में अगर कोई पर्सन जो है टैक्सेबल सप्लाई करता है और वो जो है उसके ऊपर सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 में अट्रैक्ट होता है फॉरवर्ड चार्ज की बात टैक्स के लिए, हाँ, such person will not be required to neither to obtain registration nor pay any GST। तो कह रहा है कि उस पर्सन को ना तो कोई रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है ना ही कोई GST पे करने की जरूरत है। मतलब क्या मीनिंग हुआ? रजिस्टर्ड हुआ ना, लेकिन सर वो फॉरवर्ड चार्ज में तो पे तो करेगा ना। नहीं नहीं, एग्जम्पशन थ्रेशोल्ड का मतलब तो वो हो गया ना कि अगर 20 लाख से नीचे है कम है, हाँ, तो फिर एक एग्जम्पशन थ्रेशोल्ड भी प्रोवाइड किया ना। ठीक है, वो कह रहा है एग्जम्पशन से नीचे नीचे अगर वो भले ही टैक्सेबल सप्लाईज भी कर रहा है तब भी वो टैक्स नहीं देगा और ना ही रजिस्ट्रेशन लेगा। नहीं रजिस्ट्रेशन। That is the effect of exemption threshold that will exempt payment of GST indirectly instead of an direct exemption being available under section 11। तो कह रहा है कि जो थ्रेशहोल्ड लिमिट का इफेक्ट है that will payment of GST indirectly will exempt payment of, तो ये क्या पेमेंट ऑफ GST को एग्जाम्प्ट करता है
indirectly instead of direct exemption being बेसिकली जो एग्जाम्पशन है, एक तो ये है कि 20 लाख से नीचे है तो वैसे ही उसको एग्जाम्पशन है सेक्शन 22 सब सेक्शन 1 की, और एक एग्जाम्पशन है सेक्शन 11 में जिसमें कुछ स्पेसिफिकली एग्जाम्पशन दी गई है। तो ये बोल रहे हैं कि जो एग्जाम्पशन थ्रेशोल्ड वो तो डायरेक्टली एग्जाम्प्ट करता है हमें जीएसटी से, यही रख दे, वही प्लेट उठा ला। और जो दूसरी एग्जाम्पशन है जो सेक्शन 11 की है 11 है वो इनडायरेक्टली, हाँ वो डायरेक्टली है। तो बेसिकली वो उसको बोल रहा है कि वो इनडायरेक्ट करता है और वो डायरेक्ट एग्जाम्पशन है, डायरेक्टली मिल जाती है अगर थ्रेशोल्ड से आपकी नीचे हो तो। है दोनों एग्जाम्पशन। तो ऐसा लग रहा है मैंने बहुत टाइम बाद पेंट अप किया। Refer discussion under section 11 for understanding operation of that exemption to supply after exemption to threshold has been exhausted. इसका और मीनिंग करो रोहित क्लियर। इसमें बोल रहे हैं कि हमें उस डिस्कशन को रेफर करना चाहिए जहां पर जो सेक्शन 11 है वो बताता है कि अंडरस्टैंडिंग ऑपरेशन ऑफ दैट एग्जम्पशन टू सप्लाई। सेक्शन 11 जो है एग्जम्पशन टू सप्लाई बताता है, पर वो कब, आफ्टर द एग्जम्पशन टू द थ्रेशोल्ड हैज बीन एग्जॉस्टेड। मतलब अगर किसी की 25 लाख की एग्जम्पशन है तो हम 20 लाख की एग्जम्पशन तो मानते हैं कि अगर वो 20 लाख तक है तो वैसे एग्जम्प्ट है अंडर सेक्शन 20। पर अगर वो उससे ज्यादा जाता है, 20 लाख से ऊपर जाता है और उसने रजिस्ट्रेशन ले रखा है, तो सेक्शन 11 के अंदर जो एग्जम्पशंस है वो उसको वो भी वो ले सकता है, जो कि डायरेक्ट एग्जम्पशंस होती हैं। मतलब वो ये कहना चाह रहा है अल्टीमेटली कि अगर आपको एग्जाम्पशन के बारे में कुछ और पढ़ना है और आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट एग्जॉस्ट हो चुकी है, 20 लाख से ज्यादा हो चुकी है, तो रजिस्ट्रेशन आपको मैंडेटरी लेना है। और एग्जाम्पशन के बारे में अगर कुछ और पढ़ना है तो सेक्शन 11 को पढ़ो। 11 मतलब 20 लाख से ऊपर भी अगर एग्जाम्पशन चाहिए तो सेक्शन 11 के हिसाब से एग्जाम्पशन मिलेगी उन आइटम्स पे, लेकिन रजिस्ट्रेशन तो कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन से नीचे है, मतलब लिमिट से नीचे है, 20 लाख से नीचे, तो आपको इनडायरेक्ट एग्जाम्पशन है, चाहे आइटम कोई सी भी हो। Registration is required if the aggregate turnover in a financial year exceed rupees 20 lakh। अगर एग्रीगेट टर्नओवर है आपका फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख से एक्सीड कर जाता है तो आपको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है। दिस थ्रेशोल्ड लिमिट विल बी रुपीज 10 लाख if a taxable person conduct his business in any of the special category state as specified in subclause G of clause 4 of article 279 A of constitution। तो कह रहा है संविधान के आर्टिकल 279 A क्लोज 4 के सब क्लोज G में जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, अगर वहां पर कोई बिजनेस कर रहा है तो वहां के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो आपकी 10 लाख है। और ये बाद में अमेंड हो गई थी 1 फरवरी 19 के बाद, कुछ 7-8 स्टेट्स को छोड़कर अगर जो बाकी स्टेट्स बचेगी तो उसमें वो जो 10 की जगह 20 लाख कर सकते हैं। मैक्सिमम 20 तक। Effect of this reduced exemption threshold on exemption threshold in other non-special category state will have to be understood। तो कह रहा है जो reduced exemption threshold है, exemption threshold से other non-special category state में उनको समझना होगा। जो स्पेशल कैटेगरी की स्टेट्स हैं उसमें जो एग्जाम्पशन थ्रेशोल्ड है उसके ऊपर भी रिड्यूस एग्जाम्पशन थ्रेशोल्ड है, उसके इफेक्ट को समझना जरूरी है। And this merges from the observation that this first proviso to section 22 subsection 1 also appears in SGST Act। तो कह रहे हैं जो ये मर्ज है हो रहा है, ऑब्जर्वेशन है फर्स्ट प्रोविजो की सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 में, वो SGST एक्ट में भी अपीयर होती है। Now it is important to understand whether this proviso will affect registration only of special category state or all state। कह रहे कि ये देखना जरूरी है कि ये प्रोविजो जो है इसका रजिस्ट्रेशन का इफेक्ट जो है सिर्फ स्पेशल कैटेगरी स्टेट पे पड़ता है या जो जितनी भी और अदर स्टेट्स हैं उन पर भी पड़ता है। Say that a person in say Karnataka has a branch in any of special category state। कह रहा है कि एक पर्सन जिसकी की कर्नाटका में ब्रांच है, ऐसे ब्रांच, अच्छा कर्नाटका का पर्सन है, उसकी कोई स्पेशल कैटेगरी स्टेट में ब्रांच है जैसे मिजोरम,
then the threshold for registration in Mizoram, which is rupees 10 lakh, should not normally affect the threshold for registration of Karnataka branch. कह रहे तो मिजोरम जो है वहां पर जो है रजिस्ट्रेशन की थ्रेशोल्ड लिमिट जो है 10 लाख है, वो जो है थ्रेशोल्ड लिमिट कर्नाटका वाली ब्रांच है उसको इफेक्ट नहीं करेगी. But existence of this proviso in Karnataka GST Act makes the threshold for requirement to obtain registration. लेकिन जो ये प्रोविजो है इसमें कर्नाटका GST Act makes the threshold for requirement to obtain registration stand revised to rupees 10 lakhs in Karnataka too. अच्छा, मतलब ये शायद कह रहा है कि जैसे कोई कर्नाटका में है और उसकी कोई एक ब्रांच मिजोरम में भी है, तो जो मिजोरम के लिए जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो तो 10 लाख रुपए की है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वो कर्नाटका की ब्रांच को इफेक्ट नहीं करती, जो कि नहीं करनी चाहिए, नॉर्मली नहीं करनी चाहिए. पर इस प्रोविजो की वजह से जो कर्नाटका ब्रांच है उसके लिए भी वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट में आ जाती है, और जो उसकी रिवाइज अब रिक्वायरमेंट है ना वो रजिस्ट्रेशन के लिए वो 10 लाख रुपए बन जाती है. वो इसलिए आती है कि अगर एक स्टेट में हमने रजिस्ट्रेशन ले लिया तो बाकी स्टेट में भी अगर आप काम कर रहे हो तो रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट है. आप अगर मिजोरम में काम कर रहे हो और कर्नाटका में काम कर रहे हो तो कर्नाटका में भले ही 20 लाख है, जब तक 20 लाख नहीं होती जब तक रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन मिजोरम में भी काम कर रहे हो और मिजोरम में 10 लाख होती रजिस्ट्रेशन लेना है, और जैसे मिजोरम में 10 लाख लेते ही होते ही रजिस्ट्रेशन लिया, हाथ के हाथ कर्नाटका में भी लेना पड़ेगा. कि ऐसा नहीं चल सकता कि एक स्टेट में आप रजिस्ट्रेशन लो दूसरी में ना लो. अच्छा सर एक चीज बताओ, जैसे मान के चलो हम कर्नाटका में तो हमारा 20 लाख से ऊपर का अभाव चल रहा है, 25-30 लाख अराउंड आराम से, और मिजोरम में हमारा सिर्फ 5 लाख का ही काम हुआ है, तब भी मिजोरम में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. लेना पड़ेगा ना. इसका मतलब हाँ. ये है कि आपने अगर एक बार रजिस्ट्रेशन ले लिया फिर आप चाहे 1 रुपए का भी काम करो किसी दूसरी स्टेट या यूटी में, लेना पड़ेगा, आपको वहां पर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. तो ये बात हाँ बेसिकली अगर आप किसी भी एक स्टेट में अगर लायबल हो गए तो फिर आपको सब स्टेट्स में जहाँ भी आप बिजनेस कर रहे हो, जहाँ से टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, हाँ, या जहाँ पे रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी है, तो वहाँ लेना पड़ेगा आपको. या चाहे स्पेशल कैटेगरी स्टेट क्यों ना हो, हाँ चाहे कहीं भी हो, मतलब एक में अफेक्ट होने के बाद फिर सब में लेना पड़ेगा जहाँ जहाँ बिजनेस कर रहे हो. तो वो इसीलिए ये कह रहे हैं कि ये जो सेकंड या थर्ड प्रोविजो जिसकी बात कर रहे हैं, वो प्रोविजो जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में है कि 10 लाख की लिमिट है, उससे नीचे रहोगे तो टैक्सेबल नहीं, मतलब आपको रजिस्ट्रेशन से एग्जेम्पशन है, उससे ऊपर होते ही रजिस्ट्रेशन लेना है. और जनरली दूसरी स्टेट्स में ये इस प्रोविजो का इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में इम्पैक्ट आ जाता है. अगर आपने मिजोरम में स्पेशल कैटेगरी स्टेट में 10 लाख होते ही रजिस्ट्रेशन लिया, तो भले ही आपकी टोटल एग्रीगेट टर्नओवर 12 ही लाख है, मतलब कर्नाटका में सिर्फ 2 लाख है और मिजोरम में 10 लाख क्रॉस कर गई, तो टोटल एग्रीगेट भले ही 12 लाख है, लेकिन कर्नाटका में आपको रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट आ गई, क्योंकि एक स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेते ही बाकी सब स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना है. If that were not the case, why would Karnataka GST Act have to touch upon presence of branch in Mizoram belonging to same person? अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा केस नहीं है, तो कर्नाटका जो जीएसटी एक्ट है वो क्यों टच करेगा मिजोरम में उस ब्रांच की प्रेजेंस को, जो कि उसी खुद की है, उसी सेम पर्सन की है. So a person in any non-special category state must be very careful while considering exemption threshold based on the presence or absence of branch in any special category state liable to obtain registration due to place of business in such state. कह रहे कि पर्सन जो है अगर नॉन स्पेशल कैटेगरी स्टेट में है तो उसको ध्यान देना होगा ये जो उसकी एग्जेम्पशन थ्रेशोल्ड है बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ब्रांच इन, अगर उसकी चाहे प्रेजेंट है या नहीं है एनी स्पेशल कैटेगरी स्टेट में, और वो लाइबल है टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन ड्यू टू प्लेस ऑफ सप्लाई इन सच स्टेट. सर वो किसी भी व्यक्ति को जिसकी कोई नॉन स्पेशल कैटेगरी स्टेट में अगर कोई सप्लाई है और उसकी वजह से किसी और स्टेट में और किसी ब्रांच में जो कि स्पेशल कैटेगरी ब्रांच में रजिस्ट्रेशन लेने की लायबल की वजह से, मतलब उसकी प्रेजेंस या उसकी एब्सेंस की वजह से दूसरी स्टेट में
उसको कितनी एग्जामिशन थ्रेशोल्ड के डिसाइड करना है, वो ध्यान केयर रखनी है। मतलब कि आपकी एक से ज्यादा ब्रांच है और उनमें से एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट में है, तब आप अपनी एग्रीगेट टर्नओवर जो नॉन स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, नॉर्मल स्टेट है, उसमें 20 लाख देखते देखते ये ध्यान देने की जरूरत है कि वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट में 10 लाख से ऊपर तो नहीं हो गई। अगर हाँ, तो फिर हमें 20 लाख नहीं देखना, फिर हमें करना है कि अब तो 10 क्योंकि वो लाख एक को स्टेट में देखना है। रजिस्ट्रेशन हो गया तो अब सब में रजिस्ट्रेशन लेना है। पता चला कर क्या रहे हैं, मिजोरम में भी बिजनेस है, वहां तो 10 लाख हो गया, रजिस्ट्रेशन ले लिया, और दिल्ली में बैठे बैठे नहीं हमारी तो अभी 5 लाख की है, हमें तो रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, ये ध्यान देने की जरूरत है। शिफ्टिंग ऑफ एग्जाम्पशन थ्रेशोल्ड आर डिस्कस लेटर। एग्जाम्पशन थ्रेशोल्ड का शिफ्टिंग जो है वो बाद में डिस्कस करेंगे। जो ऐसा शिफ्ट हो रहा है ना कि वो 10 लाख की वजह से ही दूसरी स्टेट में रजिस्ट्रेशन की जरूरत है, तो उसकी बात कर रहे हैं, बाद में करेंगे डिस्कस। CGST Amendment Act 2018 inserted second proviso to section 22 subsection 1 to provide that government may, at the request of a special category state, कह रहा है कि CGST Amendment Act 2018 में एक सेकंड प्रोविजो जो है वो इंसर्ट किया गया था। गवर्नमेंट जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेट के रिक्वेस्ट पर एंड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल, काउंसिल की रिकमेंडेशन पर enhance aggregate turnover referred to in the first proviso from 10 lakhs to such amount not exceeding 20 lakhs। जो aggregate turnover है फर्स्ट प्रोविजो में जो मेंशन है 10 lakhs, और वो अमाउंट उसको इनहांस कर सकती है, लेकिन वो 20 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड लिमिटेशन एज मे बी सो नोटिफाइड, और ऐसी कंडीशन या लिमिटेशन के साथ नोटिफाई कर सकती है। और जो ये एग्रीगेट टर्नओवर को एनहांस करने की रिकमेंडेशन पर करेगी, तो उसके साथ साथ कुछ कंडीशन या लिमिटेशन भी प्रिस्क्राइब हो सकती है। Accordingly, reduced exemption threshold has been revised। इसी के अकॉर्डिंगली जो रिड्यूस एग्जाम्पशन थ्रेशोल्ड लिमिट है वो भी रिवाइज होगी। एंड इनहांस टू ₹20 lakhs इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पांडुचेरी, सिक्किम, पुडुचेरी, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा एंड उत्तराखंड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। देखो एक्ट जब पढ़ रहे थे वहां नहीं दिया था, ये यहाँ दे रहे हैं एनालिसिस में कि 1 अप्रैल 19 से, वहां तो सिर्फ ये दिया था कि इन स्टेट्स को छोड़कर कर दिया है। हाँ। उस समय वहां पे तो ये बताया था कि ये जो अमेंडमेंट एक्ट में जो सेकंड प्रोविजो आया वो स्पेशल स्टेट कैटेगरी स्टेट्स में ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वेस्ट एंड रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ये चेंज कर सकती है, एनहांस कर सकती है गवर्नमेंट 10 से मैक्सिमम 20 तक। और अकॉर्डिंगली उन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में से एक्सक्लूडिंग ये स्टेट्स बोल दी थी, तो वहां से इतना क्लियर नहीं हुआ था, और यहाँ बिल्कुल क्लियर दे दिया कि 1 अप्रैल 19 से अकॉर्डिंगली ये रिवाइज कर दी थ्रेशोल्ड लिमिट और एनहांस कर दी 20 लाख तक। तो इन स्टेट्स में भी अब 20 लाख है 1 अप्रैल 19 से। Further, in case of a person engaged exclusively in supply of goods, as per the third proviso to section 22 subsection 1 inserted by Finance Act number 2 Act 2019 with effect from 1st August 2019, the central government may enhance the aggregate turnover from 20 lakhs to 40 lakhs subject to certain condition and restriction as may be prescribed। तो कह रहे हैं कि जो अगर कोई व्यक्ति एक्सक्लूसिवली से सप्लाई ऑफ गुड्स में ही एंगेज है, तो जो थर्ड प्रोविजो है फाइनेंस एक्ट में थर्ड प्रोविजो इंसर्ट किया गया, जिसके अकॉर्डिंगली 1 अगस्त से गवर्नमेंट जो है वो एग्रीगेट टर्नओवर जो है 20 लाख से 40 लाख तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन या रिस्ट्रिक्शन के साथ। Similar to the second proviso, this benefit is granted at the request of the state after the same is duly recommended by the GST Council। Similarly, जो second proviso इसका benefit जो है state की request पर granted benefit is granted at the request of the state at the after the same स्टेट रिक्वेस्ट जो है स्टेट करेगा, और वो कब करेगा, जब वो ड्यूली रिकमेंडेड होगा जीएसटी काउंसिल द्वारा। जैसे कि नहीं, जैसा कि सेकंड प्रोविजो में था, सेकंड प्रोविजो में था कि जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं उसकी स्टेट की रिक्वेस्ट पर और
काउंसिल की रिकमेंडेशन पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 10 लाख से 20 लाख तक बढ़ा सकती है। सेम थर्ड प्रोविजन में दिया है कि 20 से 40 करने के लिए सबसे पहले तो स्टेट की रिक्वेस्ट होनी चाहिए और उसके बाद रिकमेंडेशन होनी चाहिए जीएसटी काउंसिल की, तब काउंसिल वो सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल 30 से गवर्नमेंट 40 के तक कर पास सकती है। पावर। गोइंग बैक लेकिन टू, अभी ये आया नहीं है ना इफेक्ट। अभी मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है आ गया था, अभी रोहित कल कह रहा था नहीं आया। किसी भी स्टेट का नहीं आया सर अभी तक, तो गूगल पे ही चेक कर लो। इसमें भी मे भी प्रेस्क्राइब्ड है ना भी। अच्छा नहीं ये तो नवंबर 89 नवंबर हाँ 19 नंबर तक है ना, तो नवंबर के बाद से अब तक मुझे ऐसा लगता है कि 40 लाख हो चुका है, लेकिन अभी मैं आई एम नॉट श्योर। वैसे कहाँ पर सर, वैसे दिल्ली वैली में तो नहीं हुआ है जितना मेरे को पता है, जितना आइडिया है। सर एक्चुअली ये ना पिछले साल ही शोर मचा था, हाँ ये हुआ है, इस साल अगले ऐसा साल कुछ से हो आया गया। ये नहीं जो है। है ना, इन्होंने जो है प्रोवाइजो दे के छोड़ दिया, और उसको अभी जो है ना उसमें कोई स्टेट नहीं डाली, किसी स्टेट ने भी रिकमेंड नहीं करवाया, ना तो किसी स्टेट ने रिकमेंड करवाया था, और ना ही जो है ना इस चक्कर में वो जीएसटी तक तो बात ही काउंसिल ने हाँ वो किया, ठीक है, मतलब स्टेट ये ने बात रिक्वेस्ट नहीं दी हमारे होगी, को उन्होंने फिर वो नहीं की रिकमेंड। Going back to the enhanced exemption threshold will apply if the person is exclusively engaged in supply of goods। कह रहा है कि जो enhanced exemption threshold limit है वो केवल उस पर्सन के लिए अप्लाई है जो सिर्फ सप्लाई ऑफ गुड्स में प्रोफेशनल के लिए नहीं है। That is सर्विसेज this के लिए नहीं है। हाँ that is this enhanced exemption threshold will not apply if goods and services are both supplied by such person। तो ये एनहांस एग्जेम्पशन थ्रेशोल्ड लिमिट है उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है अगर कोई व्यक्ति जो है गुड और सप्लाई दोनों की सप्लाई करता हो, गुड्स और सर्विस दोनों की। एक्सक्लूसिवली एंगेज इन सप्लाई ऑफ गुड्स, एक्सक्यूज एनी इंटरेस्ट इनकम रिसीव फ्रॉम लोन, डिपॉजिट्स और एडवांसेस गिवन बाय सच पर्सन। लेकिन यहाँ इसमें एक एक्सेप्शन दे दिया है, एक्सक्लूसिव अगर कोई सिर्फ इसी में एंगेज है, एक्सक्लूसिव एंगेज इन सप्लाई ऑफ गुड्स, एक्सक्यूजेस क्यों लिखा है इसमें? एनी तो इंटरेस्ट अगर इनकम वो को एक्सक्यूज कर रहे हैं ना, ऑन add नहीं डिपॉजिट अच्छा और ठीक है, एडवांस कोई इंटरेस्ट अगर नहीं सिर्फ करना, वो पार्ट ऑफ द उसकी लोन गुड्स नहीं और है। सप्लाई में इंक्लूड है, लेकिन अगर उसको इंटरेस्ट इनकम रिसीव हो रही है किसी लोन से, उसको गुड्स ही डिपॉजिट से, एडवांस मानेंगे। से, तो वो उसको भी इनहांस एक्सटेंशन लिमिट की बेनिफिट मिल जाएगी। हाँ, उसको मतलब गुड्स ही मानेंगे अगर वो हालांकि इंटरेस्ट इनकम मिल रही है उसको लोन से ठीक या डिपॉजिट से या एडवांसेस से, तो उसको एक्सक्लूसिवली एंगेज इन सप्लाई ऑफ गुड्स ही मानेंगे। ठीक है, ये तो हमने पहले भी 2-3 बार पढ़ा है ना। हाँ पढ़ा हुआ पहले भी। It is pertinent to mention that for the purpose the entire section 22 subsection 1, a person would be considered to be exclusively supplying goods even if he engaged in exempted supply of services by way of extending deposits, loan or advances where consideration is in form of interest or discount। कह रहा है कि ये जो सेक्शन 2 सेक्शन 1 है, अगर कोई पर्सन जो है उसको भी एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स में माना जाएगा, भले ही वो जो है एग्जेम्प्टेड सप्लाई करता हो ऑफ सर्विसेज बाय वे वो डिपॉजिट या लोन एडवांस के लिए, और उसमें उसको मुझे वही क्लियर चीज करना। रिपीट कर रहे हैं वो। हाँ वही है जो आपने बताया, लेकिन हाँ, मुझे आ नहीं रहा वो हाँ करना। कि वही अगर आपने मतलब सप्लाई ऑफ सर्विस दी है बाय वे ऑफ गिविंग डिपॉजिट्स और उस पे आपको कंसिडरेशन मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट या डिस्काउंट मिल रहा है, भाई आपने किसी को डिपॉजिट दे दिया तो वो आपको 20% डिस्काउंट दे रहा है। जैसे ये जनरली डीलरशिप में हो जाता है कि डीलरशिप के लिए डिपॉजिट देना पड़ता है, तो वो उसमें फिर आपको डिस्काउंट मिल जाता है। तो या तो आपको उसमें कंसिडरेशन जो मिल रहा है वो इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंट मिल रहा है या इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो भी उसको वो एक्सक्लूसिवली सप्लाई गुड्स ही माना जाएगा, उसको बोथ नहीं माना जाएगा। इसीलिए बस Further with the explanation substituted on 23rd Jan 2018 at the end of Rule 43 made applicable to Rule 42 and 43, interest on accepting deposit or extending loan or advances will not be considered as exempt supply। कह रहा है कि जो रूल 43 के एंड में मेड एप्लीकेबल
Rule 42 or 43. Interest on accepting deposit or extending loan advances will not be considered as exempt supply. वो उन्होंने रूल 42 और 43 में ये भी दिया था कि जब हम वो करते हैं ना बेसिकली ये इनपुट का प्रोपोर्शनेट डिसअलाउंस करते हैं तो उसको एग्जाम सप्लाईज के लिए डिसअलाउंस करते हैं ना, तो उसको एग्जाम सप्लाईज में नहीं काउंट करते इंटरेस्ट को। जब प्रोपोर्शन करेंगे हम फॉर सेक्शन 17 सेक्शन 17 के लिए जब हम क्रेडिट को प्रोपोर्शन करते हैं डिसअलाउंस के लिए कि आप टैक्सेबल सप्लाईज और नॉन एग्जाम सप्लाईज के बीच में, तो उसको एग्जाम सप्लाईज में काउंट नहीं करते। मतलब इसको ना तो आप जो इंटरेस्ट मिल रहा है आपको और डिपॉजिट लोन या एडवांसेस पे, ना तो आप इसको सर्विस काउंट करेंगे और ना ही इसको एग्जाम सप्लाई मानेंगे। Based on options exercise and corresponding state notification, please refer table below for person in various state. Based on options exercise and corresponding state notifications, please refer table below for person in various state union territories and their respective exemption threshold in case outward supplies are exclusive goods subject to relaxation of interest income and relaxation of interest income and goods and services. यदि नॉन तो लिस्ट सप्लाई इसमें दी हुई है, टेबल दी हुई है, नीचे टेबल दिया है। टेबल ए सप्लाई ऑफ गुड्स ओनली थ्रेशोल्ड ऑफ ₹40 लाख। भाई नीचे तो दे दी इन्होंने कि थ्रेशोल्ड 40 लाख है। दिल्ली आ रहा है इसमें तो रोहित। हाँ नहीं, पर गूगल वाला सर्च अभी कर ही रहा था, कहीं दिखा नहीं कुछ भी। और चेंज लेकिन स्टार बना के चेंज अवेटेड नहीं, जम्मू कश्मीर के लिए चेंज अवेटेड उसमें जेएंडके के लिए है। चलो कोई नहीं जी, पता लग गया हमें भी, किसको दिखा तो सकते हैं। हो गई ना 40 लाख? हो गई है सर, तो दिल्ली में तो हो गई है। 20 स्टेट में कर दिए इन्होंने 40 लाख। किन स्टेट में? 20 हाँ गिन लिया। 20 स्टेट में कर नहीं, दिया। 16 है, 16 4 5 ही तो है, 1 2 3 4 5 20 स्टेट है। 20 स्टेट्स में 40 लाख है। दिल्ली हरियाणा मेन तो हमारे पास में ही होगा, दिल्ली हरियाणा। तो एक सेकंड, 20 का ये और 8 थियरी 8 ये तो 31 हो गई ना टोटल। बची 31 यूनियन टेरिटरीज मिला के 31 है ना। तो सबने ही कर दी 40 लाख। नहीं ये बची, ये है ना आसाम वगैरह, ये 20 लाख है। नहीं ये तो सर वो वाली है शायद जो स्पेशल कैटेगरी है। स्पेशल कैटेगरी में 10 लाख से 20 लाख हो गई इन 8 में। हाँ। और 10 लाख रह गई इन 3 में। मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में 10 लाख है। आसाम, केरला भी सी में, आसाम, केरला, मेघालय, पुडुचेरी, उत्तराखंड, त्रिपुरा, तेलंगाना और सिक्किम में 20 लाख है। जेएंडके के लिए लिख दिया उन्होंने चेंज अवेटेड। अच्छा चेंज अवेटेड 4 का लगाया है। जरा नीचे है ना जेएंडके का, 4 सिर्फ जेएंडके के लिए चेंज अवेटेड, बाकी सब में अप्लाई हो गई है ना स्टेट में इसके लिए। हम 20 लाख। और जहां गुड्स एंड सर्विसेज दोनों सप्लाई कर रहा है तो उसमें ये सारी हैं 20 स्टेट्स, ठीक है, वो 20 लाख ही है। 20 लाख ही है। और जहां 20 लाख हो गई उसमें त्रिपुरा को छोड़ के बाकी सब में हो गई, और त्रिपुरा में 10 लाख ही है अभी, त्रिपुरा ने नहीं कराया। ठीक है, सर्विसेज और गुड्स दोनों में डील करता है, या सिर्फ सर्विसेज में कर रहा है तो त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड है। बाकियों में 20 और इनमें भी 20 है। अब त्रिपुरा यहाँ आ जाएगा। हाँ मेनली केरला याद रखने वाली चीज है, केरला और तेलंगाना और उत्तराखंड। केरला, तेलंगाना और उत्तराखंड, बाकी तो वो 3 स्टेट्स। पुडुचेरी भी, लेकिन पुडुचेरी तो यूटी आती है ना। उत्तराखंड में उत्तराखंड यूटी नहीं थी? नहीं, उत्तराखंड स्टेट है। तो बेसिकली हमें ये याद रहता था कि ईस्टर्न स्टेट्स ही हैं वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, तो उसमें केरला भी है, उत्तराखंड भी और तेलंगाना भी है। ठीक है, बाकी सारी तो वही है 3, और पुडुचेरी यूटी है। चलो जी आगे बढ़ो। Mistake in identifying correct exemption threshold or eligibility
to enhance exemption threshold must be carefully considered while making a determination whether requirement to register has been triggered or not. क्योंकि जो है एग्जेम्पशन थ्रेशोल्ड लिमिट की और इनहांस एग्जेम्पशन थ्रेशोल्ड लिमिट के लिए क्या है कि हमें बहुत ही केयरफुल ओके डिटरमाइन करना है रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट के लिए. How the aggregate turnover is calculated? The expression aggregate turnover has been discussed in detail under section 2 subsection 6 of CGST Act, which may please be referred for the scope and coverage of the term aggregate turnover. तो कह रहे कि जो aggregate turnover है वो इसका डिटेल डिस्कशन जो है सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 और CGST में किया गया, जो कि which may please be referred for. तो इसके स्कोप और कवरेज के लिए हमें सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 देखना होगा एग्रीगेट टर्नओवर के लिए. एग्रीगेट टर्नओवर इज पैन बेस एंड नॉट स्टेट यूनियन टेरिटरी बेस. एग्रीगेट टर्नओवर जो है पैन बेस है, ना कि स्टेट या यूनियन टेरिटरी बेस. In the below table, illustrations have been provided to understand how aggregate turnover is calculated and what will be the requirement of registration in each of these illustration. तो टेबल दी हुई है, उसमें जो है बताया कि कैसे हमें जो है एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करनी है और रजिस्ट्रेशन के लिए कब रिक्वायरमेंट है. इलस्ट्रेशन 1. स्टेट महाराष्ट्र टर्नओवर 15 लाख और तमिलनाडु उसमें है टर्नओवर 7 लाख. रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट. सिंस द टर्नओवर ऑफ द एंटायर एंटिटी एक्सीड ₹20 लाख 15 plus 7 lakh, registration will be required in both state. सर अभी तो हमने ऊपर पढ़ा था स्टेट वाइज देखेंगे. गुड्स में डील कर रहा है. कुछ यहाँ पर उसने ये नहीं बताया कि टर्नओवर सिर्फ गुड्स की है, तो अभी ये मान के चलो गुड्स और सर्विसेज दोनों की मिला के है, इसमें 30 लाख की लिमिट है. स्टेट सेकंड इलस्ट्रेशन स्टेट है महाराष्ट्र, मणिपुर त्रिपुरा. टर्नओवर महाराष्ट्र में 9 लाख और मणिपुर त्रिपुरा का इन्होंने इकट्ठा दे रखा है 2 लाख. रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट. सिंस द एंटिटी हैज प्रेजेंस इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट, द थ्रेशोल्ड लिमिट इज ओनली ₹10 लाख. सिंस द एंटिटी क्रॉसेस सच लिमिट, registration will be required in both the states. Please note that कर रहा है, वो मणिपुर और त्रिपुरा को उसने एक मान लिया, जबकि वो दिया है 9 + 2 11 हो गई. भले ही यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 9 है, लेकिन टोटल 10 हो गई और मणिपुर और त्रिपुरा के लिए 10 लाख की लिमिट है, तो तीनों स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट आती है. Please note that the proviso to section 22 subsection 1 appearing in CGST Act also appears in SGST Act. As a result, for a taxable person in a non-special category state who has a branch in special category state, the threshold becomes 10 lakhs and not 20 lakhs. तो कह रहे कि जो प्रोविजो है सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 का CGST एक्ट में और SGST में भी सेम है. एज ए रिजल्ट फॉर ए टैक्सेबल पर्सन, अगर कोई पर्सन जो है नॉन स्पेशल कैटेगरी स्टेट में है और उसकी कोई ब्रांच है स्पेशल कैटेगरी स्टेट में, तो उसके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट जो है 10 लाख बन जाएगी, ना कि 20 लाख 20 लाख. यहाँ उन्होंने क्लियरली स्पेसिफाई कर दिया, ऊपर घुमा के दे रहे थे, यहाँ क्लियरली कर दिया कि भैया अगर आपकी स्पेशल कैटेगरी में ब्रांच है तो आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट विल बी 10 लाख रहेगी. वो एक्ट में दे रहे थे, ये समझा के दे रहे हैं. हाँ. रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट अंडर द प्री GST लॉ. तो GST लॉ से पहले क्या रिक्वायरमेंट थी? एक्साइज रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट, रजिस्ट्रेशन लेवल. एक्साइज में फॉर ईच फैक्ट्री रजिस्ट्रेशन यूनिट लेवल पर रिक्वायरमेंट था. वेट पर स्टेट, ब्रांचेस इन द स्टेट were considered as additional place of business, state level. Service tax, one centralized registration. Option for decentralization registration was also available national level. देखो एक्साइज में ना, अगर एक ही स्टेट में एक से ज्यादा यूनिट है, हर फैक्ट्री के लिए हर यूनिट के लिए रजिस्ट्रेशन लेना रिक्वायरमेंट थी. 1.5 करोड़ की लिमिट थी मतलब.
नहीं 90 लाख पर रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी था। अच्छा 90 लाख का। और वैट में एक स्टेट में एक ही रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती थी और उसके बाद बाकी सारे एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस होते थे। और सर्विस टैक्स में आप नेशनल लेवल पे एक ही सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन ले सकते थे और बाकी सारा कहीं भी ऑल ओवर इंडिया वहीं से सेंट्रलाइज बिलिंग कर सकते थे, लेकिन ऑप्शन था वहां पे डिसेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन लेने का। अगर डिसेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन लेते तो फिर उसमें हम अलग अलग स्टेट में भी ले सकते थे या विद इन द स्टेट भी एक से ज्यादा ले सकते थे। GST has adopted VAT model for registration। तो GST ने जो है VAT मॉडल रजिस्ट्रेशन के VAT का मॉडल जो है वो उसको अडॉप्ट किया है। And the supplier will be liable to obtain registration for each of the locations separate across various state union territories। कह रहे कि कोई भी सप्लायर है उसको रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्टर लेने की आवश्यकता है अगर उसकी जो लोकेशन है अलग अलग स्टेट में या यूनियन टेरिटरीज में फैली हुई है। Though he operates as a single person for the purpose of other statutes like Companies Act, Income Tax Act, etc. भले ही वो जो है सिंगल पर्सन जो है एज ए सिंगल पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ अदर स्टेट्यूट लाइक कंपनीज एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट में भले ही उसकी जो आइडेंटिटी अलग है वो एक सिंगल पर्सन किया है। बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि भाई कंपनीज एक्ट में इनकम टैक्स में तो अपना पैन बेस एक ही उसका कंसोलिडेट होकर एक ही आइडेंटिटी है उसकी, एक ही सिंगल पर्सन की तरह काम करता है, लेकिन एक स्टेट में या वेरियस स्टेट्स में उसको अलग अलग रजिस्ट्रेशन अलग अलग लोकेशंस के लिए लेने पड़ेंगे। जीएसटी में वैट मॉडल रजिस्ट्रेशन का अपना है तो हर स्टेट में एक रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है। A proper reading of section 22 read with section 25 help us to understand that a state is the smallest registrable unit in GST। कह रहे कि जो सेक्शन 22 है अगर हम उसको सेक्शन 25 के साथ पढ़ेंगे तो हमें इसमें अंडरस्टैंड करने में हेल्प होगी कि स्टेट जो है एक स्मॉलेस्ट रजिस्ट्रेबल यूनिट है जीएसटी में। एंड मल्टीपल प्लेसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन कैन आल्सो बी टेकन separately in one particular state if the conditions specified in rule 11 are satisfied। तो अगर कह रहे कि अगर आपकी एक ही स्टेट में अगर आपकी डिफरेंट मल्टीपल लोकेशंस हैं वहां भी आपकी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट हो सकती है अगर आपकी जो कंडीशन दी है रूल 11 में वो सेटिस्फाइड होती हो तो। For calculating the threshold limit, the turnover shall include all supplies made by the taxable person। देखिए थ्रेशोल्ड लिमिट कैलकुलेट करने के लिए जो टर्नओवर है जो जितनी भी उसने सप्लाई की है टैक्सेबल पर्सन में वो सब इंक्लूड होंगी वेदर ऑन हिज ओन अकाउंट और मेड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल हिज प्रिंसिपल्स। या तो उसने खुद अपने बिहाफ पर सप्लाई किए हैं या अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पर सप्लाई किए हैं, वो सब भी इंक्लूड होंगी। फर्दर सप्लाई ऑफ गुड्स बाय रजिस्टर्ड जॉब वर्कर, अगर जो है रजिस्टर्ड जॉब वर्कर है उसको सप्लाई रजिस्टर्ड जॉब वर्कर द्वारा गुड्स की सप्लाई की गई है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क कंप्लीट करने के बाद शैल बी ट्रीटेड एज द सप्लाई ऑफ गुड, तो उसको जो है सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा बाय द प्रिंसिपल रेफर टू इन सेक्शन 43 that is job work procedure of this act। सर थोड़ा स्क्रॉल करना पड़ेगा नीचे सर। कि अगर कोई सप्लाई है रजिस्टर जॉब वर्कर ने की है जॉब वर्क कंप्लीट करने के बाद तो उसको जो है प्रिंसिपल के ब्याह पे सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। मतलब अगर कोई जॉब वर्कर जो जिसने रजिस्ट्रेशन ले रखा है जीएसटी में, अगर उसकी प्रीमिसेस से जब उसने जॉब वर्क कंप्लीट कर लिया कोई सप्लाई डायरेक्टली की जाती है तो वो प्रिंसिपल के द्वारा की गई सप्लाई मानी जाती है। सेक्शन 143 डिस्कनेक्ट हुआ था। वो ना कि प्रिंसिपल की मानी जाएगी ना कि जॉब वर्कर की। The value of such goods shall not be included in the aggregate turnover of the registered job worker। कहेगी जो उसकी वैल्यू है वो उसको रजिस्टर्ड पर्सन की रजिस्टर्ड जॉब वर्कर के एग्रीगेट टर्नओवर के लिए इंक्लूड नहीं किया जाएगा क्योंकि वो जॉब वर्कर की सप्लाई ही नहीं है। जॉब वर्क किया
It is necessary to appreciate the difference between person and taxable person. तो ये जरूरी है कि हमें पर्सन और टैक्सेबल पर्सन में डिफरेंशिएशन करना चाहिए. पर्सन इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 ऑफ CGST एक्ट to include various type of business structures and association of persons, whereas taxable person is defined in section 2 subsection 107 to mean a person who is registered or is under obligation to get registered under GST Act. तो पर्सन जो है वो CGST एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 में डिफाइन है. उसमें include है वेरियस टाइप के बिजनेस स्ट्रक्चर और एसोसिएट पर्सन. जबकि टैक्सेबल पर्सन जो है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 107 में डिफाइन है और उसके हिसाब से पर्सन जो है एक पर्सन मींस जो रजिस्टर है या जिसको की रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है GST एक्ट में. exemption limit versus registration limit. In the erstwhile law, the facility of SSI, SSP exemption, ये मुझे नहीं पता क्या है ये, were provided हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. और SSP का वो भी ऐसी है, स्मॉल स्केल वाला ही है. ये स्मॉल स्केल P का नहीं पता. पर्सन होगा या तो हाँ वो स्मॉल पर्सन है. स्मॉल स्केल पर्सन. SSI और SSP ना मेरे को बता. रोहित तुम्हारी आवाज नहीं आ रही. अब भी नहीं आ रही. बहुत दूर से आ रही है जैसे. अच्छा एक सेकंड. वैसे ना ये स्मॉल स्केल वाला ही है. एक मिनट मैं बता रहा हूँ. हाँ ये तो आ गया था समझो कि स्मॉल स्केल ये तो ठीक है. इंडस्ट्री हो गया. SSP ये चलो वही पढ़ती हूँ आगे. स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर है वो SSP. अच्छा SSP स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर. सर्विस प्रोवाइडर होगा फिर. हाँ हाँ स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर. हाँ वो SSP ना, उसके अंदर सर्विसेज के लिए SSP की बात करते थे वो. हाँ याद है SSP होता था वो. अच्छा SSP है. In the erstwhile law, the facility of SSI, SSP exemptions were provided wherein enough though SSC has taken the registration, it was not required to collect and pay tax unless they cross the threshold limit. इसका बताओ रोहित थोड़ा. इसका बेसिकली क्या था, जो SSI या SSP में एग्जेम्पशन होती थी रजिस्ट्रेशन लेने के बावजूद भी, जैसे सर्विस टैक्स में होती थी कि अगर आप 9 लाख से या 10 लाख से कम कलेक्ट करोगे, मतलब टर्नओवर है अगर आपकी, तो भले ही आपने रजिस्ट्रेशन ले रखा है तो हर साल आपको शुरू से करना है और कोई टैक्स नहीं लेना. लेकिन एक बार वो 10 लाख से क्रॉस कर गई थी, फिर आपको अगले साल पहले रुपए से ही टैक्स लेना था. हाँ उसमें ये होता था कि अगर आपका पिछले साल अगर 10 लाख क्रॉस कर गया तो इस साल तो आप शुरू से ही उसमें आप 10 लाख के हिसाब से ही, मतलब जीरो से ही, मतलब आपको जो है टैक्स लगाना है. और अगर आपका पिछले साल जो है 10 लाख क्रॉस नहीं करा तो आप इस साल जो है आप विदाउट मतलब सर्विस टैक्स लगाए अपनी बिलिंग कर सकते हो. पर जहां आपका 9 लाख क्रॉस करता था तो वहां से आपको लायबिलिटी आपकी शुरू हो जाती थी. रजिस्ट्रेशन लेने की लायबिलिटी होती थी 9 लाख पे. इंटीमेट करना था 10 लाख के बाद थोड़ी कट हो गई पहले. और 10 लाख होते ही जब तक किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, जब तक की एवरी फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख से कम रहती है, तो हर साल में रजिस्ट्रेशन लेने के बावजूद सर्विस टैक्स ना लगाना था, ना कलेक्ट करना था, ना पे करना था. लेकिन जिस साल जिस भी फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख एक बार क्रॉस हो गई तो फिर उसके बाद से हर साल लिमिट चेक, मतलब टर्नओवर जितनी भी रहे, उसके बाद उसको सर्विस टैक्स कलेक्ट करना था और लगाना था. भैया SSI आई थिंक वो एक्साइज के लिए तो नहीं था ये. SSI जो है उसकी एक्साइज की एग्जेम्पशन होती थी. 1.5 करोड़ से नीचे तक आपको कोई टैक्स नहीं लगाना था. 1.5 करोड़ ऊपर होते एक्साइज कलेक्ट करनी थी. वो 90 लाख क्या था सर? वो 90 लाख में रजिस्ट्रेशन के लिए इंटीमेशन जरूरी था. अच्छा, जैसे उसमें 9 लाख था, इसमें ये 90 लाख का. हाँ अच्छा ठीक है जी. बढ़े आगे. तो पहले वाले लॉ में मतलब फैसिलिटी थी, एग्जेम्पशन थी, रजिस्ट्रेशन लेने के बाद भी कुछ लिमिट्स थी कि उसको कोई टैक्स नहीं देना, ना कलेक्ट करना, ना पे करना. तो GST में तो उल्टा है. हाँ. However, in GST regime, no such exemption is provided under the law. लेकिन जो GST regime है उसमें इस तरह की कोई exemption जो है वो provide नहीं की गई law में. Once registration is taken, the taxpayer is mandatorily required to collect and pay. Mandatorily required to collect and pay tax to the government irrespective of threshold limit.
अगर एक बार जो टैक्स पेयर ने अगर रजिस्ट्रेशन ले लिया तो उसके लिए मैंडेटरी है कि वो कलेक्ट करे और टैक्स पे करे गवर्नमेंट को, भले ही उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट फिर कुछ भी हो। As per Section 2, Subsection 107 of the CGST Act 2017, taxable person means a person who is registered or liable to pay registered under Section 22 or Section 24. तो कह रहा है कि CGST Act 2017 के Section 2 Subsection 107 में taxable person का मतलब है a person who is registered or liable to be registered, जो कि रजिस्टर है या रजिस्टर होने के लिए लाइबल है अंडर सेक्शन 22 और सेक्शन 22 या सबसेक्शन 24 में। दिस मींस ए रजिस्टर्ड पर्सन इज ए टैक्सेबल पर्सन। इसका मतलब है कि रजिस्टर्ड पर्सन जो है वो टैक्सेबल पर्सन भी है। देना ही इट है इज टैक्स। इम्पोर्टेंट टू नोट दैट सेक्शन 9 ऑफ CGST एक्ट 2017 imposes leviability to taxable person। कह रहे कि ये ध्यान देने वाली बात है, सेक्शन 9 जो है CGST एक्ट का, वो जो है इम्पोज करता है लायबिलिटी का टैक्सेबल पर्सन के ऊपर। एंड देयरफॉर वंस द रजिस्ट्रेशन इज ऑब्टेन्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सेबल पर्सन गेट ट्रिगर्ड। और एक बार जो रजिस्ट्रेशन आपने ऑब्टेन कर लिया तो जो टैक्सेबल पर्सन का जो कॉन्सेप्ट है वो ट्रिगर हो जाता है। Other person requiring registration under this provision is irrespective of threshold limit। अदर पर्सन को भी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है इस प्रोविजन में, भले ही उनकी थ्रेशोल्ड लिमिट कुछ भी हो। एवरी पर्सन हु ऑन द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द अपॉइंटेड डे, प्रत्येक व्यक्ति जो कि अपॉइंटेड डे 1 जुलाई 2017 से हाँ वही कह रहा है। बिल्कुल पहले वाला दिन है ना। हाँ हाँ, उससे पहले अगर किसी भी लॉ में रजिस्टर immediately they is registered or hold a license under an earlier law shall be liable to be registered under this act with effect from the appointed day। अगर वो कह रहा है कि अगर उसने कोई रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, कोई लाइसेंस होल्ड किया हुआ था अर्लियर लॉ में, तो उसके लिए जरूरी था कि वो इस एक्ट में जो है इफेक्टिव डेट से जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवाए। उसकी रिक्वायरमेंट थी, मैंडेटरी था, उसकी कोई थ्रेशोल्ड लिमिट की कोई वो नहीं था। अगर सर्विस टैक्स में, एक्साइज में, वैट में और जितने भी और कोई एक्ट जो सब्स्यूम हुए हैं उनमें अगर अपॉइंटेड डेट यानी कि 1 जुलाई 2017 से पहले वो रजिस्ट्रेशन ले रखा था तो अपॉइंटेड डेट को 1 जुलाई 17 से उसकी रिक्वायरमेंट थी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने की। उसमें थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं देखनी थी। Based on this provision, all the persons registered under the pre-GST law were mandatorily required to migrate to GST। तो इस प्रोविजन के बेस पे जितने भी ऑल पर्सन अगर वो रजिस्टर्ड थे जीएसटी लॉ से पहले वाले लॉ में, उनके लिए मैंडेटरी था कि वो अपने आप को माइग्रेट करें जीएसटी में। एंड देन द ऑप्शन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन वाज प्रोवाइडेड। उसके बाद फिर ऑप्शन दिया गया था कि पहले आप रजिस्ट्रेशन लेंगे, फिर आप जो है अपना जो है रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराने का ऑप्शन दे दिया था उनको। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस डिटेल्ड बिलो। तो बिना थ्रेशोल्ड लिमिट की रिक्वायरमेंट के अगर कोई बिजनेस ट्रांसफर करता है तो उसको भी रिक्वायरमेंट है रजिस्ट्रेशन लेने की नए बंदे को। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एंड रजिस्ट्रेशन। If a registered taxable person transfer business on account of succession or otherwise, रखिए कोई रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन है, अगर अपना बिजनेस ट्रांसफर करता है या तो सक्सेशन की वजह से या किसी अन्य कारण से, टू अनदर पर्सन एज ए गोइंग कंसर्न, किसी दूसरे व्यक्ति को गोइंग कंसर्न के बेस पे, द ट्रांसफरी और द सक्सेसर एज द केस मे बी shall be liable to be registered with effect from the date of such transfer or succession। तो कह रहा है जो ट्रांसफरी है उसको जो है रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है जिस डेट को ट्रांसफर हुआ या सक्सेशन हुआ था। मैंडेटरी 2-3 बार बोलो मैंडेटरी। मैंडेटरी
This means that the registration certificate issued under section 22 of the act is not transferable to any other person. इसका मतलब है कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो इशू होता है सेक्शन 22 में, इस एक्ट में, वो ट्रांसफरेबल नहीं है किसी दूसरे व्यक्ति को. In a case of transfer pursuant to sanction of a scheme or an arrangement for amalgamation, or as the case may be, demerger of two or more companies by an order of a high court, the transferee shall be liable to be registered with effect from the date on which the registrar of company issues a certificate of incorporation giving effect to such order of the high court. अगर कोई एमलगमेशन की स्कीम है, मर्जर, डीमर्जर, ऐसा कुछ होता है जो हाई कोर्ट ने या ट्रिब्यूनल ने या कोई और किसी कोर्ट ने ऑर्डर दिया है उस स्कीम के अंतर्गत, तो जब वो नई कंपनी बनेगी मर्ज होके या डीमर्ज होके या अमलगमेट होके, वो जब तक कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज उसको नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं दे देती उस स्कीम के अंतर्गत नई कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए, तब तक, मतलब जिस दिन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगी उस दिन से लायबिलिटी है रजिस्ट्रेशन लेने की. Obligations after registration. तो रजिस्ट्रेशन के बाद क्या क्या obligations हैं? As per Rule 18, every registered person shall display his certificate of registration in a prominent location at his principal place of business and at every additional place or place of business. इस तरह के रूल 18 है, उसके अकॉर्डिंगली प्रत्येक रजिस्टर्ड पर्सन को जो है अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डिस्प्ले करना पड़ेगा, एक या तो अपने जो प्रिंसिपल बिजनेस का प्रिंसिपल प्लेस है वहां पर, और प्रत्येक एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है वहां पर भी, जितने भी उसके प्लेस ऑफ बिजनेस है सब जगह. Every registered person shall display his goods and service tax identification number on the name board exhibited at the entry of his principal place of business and at every additional place or places of business. तो जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसको जीएसटी नंबर जो है बोर्ड पर जो है जहाँ से उसकी मतलब प्रिंसिपल प्लेस में एंट्री होती है वहाँ पर उसको डिस्प्ले करना पड़ेगा. जितने भी उसके एडिशनल प्लेस है या जितने भी उसके बिजनेस के प्लेसेस है सब जगह पर उसको डिस्प्ले करना पड़ेगा अपना जीएसटी नंबर एंट्री पर. इश्यूज एंड कंसर्न. क्या क्या इशू है, क्या क्या कंसर्न है? ए, रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क्स अंडरटेकन आउटसाइड द स्टेट. लेकिन रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट अगर कोई कंस्ट्रक्शन वर्क जो है स्टेट से बाहर किया जा रहा हो. Works contractors having a principal place of business in one state may undertake execution of work across India in many states. कि वर्क कॉन्ट्रैक्टर है उसका जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है वो एक स्टेट में है, लेकिन वो जो है वर्क जो करता है वो इंडिया में कई स्टेटों में करता है. It may so happen that the contractor procures and or stores his goods at the site in another state and thereafter carries on the construction work at the site. कि इसलिए कि ऐसा होता है कि वो जो अपना कंस्ट्रक्शन जो उसका कॉन्ट्रैक्ट जो गुड्स है साइट पर किसी दूसरी स्टेट में भी वहां पर प्रोक्योर भी करता है और उसको स्टोर भी करता है, और उसके बाद जो है देयर आफ्टर कैरीज ऑन कंस्ट्रक्शन, और जो कंस्ट्रक्शन वर्क है फिर वो वहां पर कैरी करता है. Alternatively, it may also happen that the contractor does not keep any of his goods at the site and merely साइट पे तो कह रहा है कि रखता है, फिर यहाँ लिख रखा है does not keep any. अल्टरनेटिवली कह रहा है, मतलब जनरली तो क्या होता है कि एक वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर है जिसका रजिस्ट्रेशन एक स्टेट में है लेकिन बाकी स्टेट में भी वो काम कर रहा है. अब वो स्टेट का डिफरेंस इतना है कि सारा का सारा मटेरियल इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स भी वो अपनी उस स्टेट से कैरी करता है, और साथ ही साथ
बहुत सारा मटेरियल जिस स्टेट में काम कर रहा है वहीं से प्रोक्योर करता है, वहीं पे स्टोर करता है और वहीं से एग्जीक्यूट भी करता है। लेकिन अल्टरनेटिवली क्या कर सकता है, ऐसा पॉसिबल है कि वो जो कॉन्ट्रैक्टर अपनी उस साइट पे कोई गुड्स ना रखे। Now, as per section 2, subsection 85, a place of business is defined to include any other place where a taxable person stores his goods or receives goods or services. Whereas section 2, subsection 85 में place of business defined है, जिसके मुताबिक प्लेस ऑफ बिजनेस में जो है एनी अदर प्लेस को भी इंक्लूड किया गया है जहां पर कि एक टैक्सेबल पर्सन जो है गुड्स को स्टोर करता है या गुड्स और सर्विस रिसीव करता है। Hence, in case the taxable person stores his goods at the construction site, इसलिए अगर कोई taxable person जो है अपने goods को construction site पे store करता है, it will be considered as his place of business. इसलिए उसको भी जो है place of business consider किया जाएगा, and he will be liable to take registration at the construction site. इसलिए उसको registration कंस्ट्रक्शन साइट पे भी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लाइबल है, वो जरूरत हो जाएगी। हाँ, अच्छा, ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए ही बोला इन्होंने या किसी और केस के लिए भी? मेनली कंस्ट्रक्शन के केस में ही ज्यादा प्रॉब्लम आती है ना। नहीं, हाँ वो तो ठीक है, बट अगर प्रैक्टिकली देखें कोई इंजीनियर है या कोई सॉफ्टवेयर का कोई भी रखेगा, उनको भी कंस्ट्रक्टर पे तो करना ही है। हाँ, उनको करना ही है। और जैसे कोई आईटीशियन है, अगर वो उसको कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मिलता है कि भाई वहां जाकर मेरे पूरे ऑफिस के सारे कंप्यूटर्स में कोई सॉफ्टवेयर डालना है, तो अब वो वहां जाता है और सारे सॉफ्टवेयर डालता है, तो उस स्टेट में रजिस्ट्रेशन की जरूरत तो है नहीं उसे। सर्विस में तो वैसे भी रोहित, तो फिर हम ये देखते हैं ना कहाँ से वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो सर्विस के लिए ना, सर्विसेज के लिए स्पेशली एग्जाम्पशन आई थी, रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट खत्म कर दी थी डिफरेंट स्टेट्स में। शुरू में हाँ, उनको अगर ये था कि अगर डिफरेंट स्टेट में सर्विसेज दे रहे हो तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और या 20 लाख से कम रखो, हाँ ना। तो फिर बाद में वो जैसे सर्विस टैक्स में जरूरत नहीं थी रजिस्ट्रेशन लेने की, तो जीएसटी में सर्विसेज के लिए रिक्वायरमेंट खत्म कर दी थी, लेकिन गुड्स के लिए तो है, क्योंकि वो ट्रेल नहीं होता ना सर्विसेज का तो, और गुड्स में तो गुड्स दिखते हैं, टेंजिबल होते हैं। हाँ, और गुड्स तो वहाँ स्टोर कर रहे हो तुम। अब अपना क्रशर ले जा रहे हो, कंक्रीट मिक्सर ले जा रहे हो और बाकी सामान ले जा रहे हो, और फिर वहां से कंक्रीट वगैरह खरीद रहे हो, चीजें भी खरीद रहे हो, सर्विस भी ले रहे हो, ये है ना। सेक्शन 23 स्टैट्यूटरी प्रोविजन आप पढ़ोगे मैम? पढ़ो दीप्ति। सेक्शन 23, पर्सन्स नॉट लाइबल टू फॉर रजिस्ट्रेशन, एक पर्सन जो रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल नहीं है। सबसेक्शन 1, द फॉलोइंग पर्सन शैल नॉट बी लाइबल टू रजिस्ट्रेशन, नेमली, तो जो फॉलोइंग पर्सन है उनको जो है रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल नहीं है। ए, एनी पर्सन एंगेज exclusively in the business of supplying of goods or services or both that are not liable to tax or wholly exempt from tax under this act or under the integrated goods and service tax act। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि एक्सक्लूसिवली ऐसे बिजनेस से इन्वॉल्व है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज में, और बोथ दैट आर नॉट लाइबल टू टैक्स, जिसपे कि कोई भी टैक्स की लाइबिलिटी नहीं है, या हुली एग्जम्प्टेड टैक्स से हुली एग्जम्प्टेड है, ऐसी सप्लाई में इन्वॉल्व है। यूजुअली नॉन एग्जम्प्टेड आइटम, मतलब ऐसे आइटम या तो इस एक्ट में या आईजीएसटी एक्ट में, तो उसको भी रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बी, एन एग्रीकल्चरिस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड, एक जो है एग्रीकल्चरिस्ट या किसान, अगर वो सप्लाई करता है सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट, जो उसकी लैंड की कल्टीवेशन से अगर कोई होती है, अपने द्वारा उगाया गया, अपनी लैंड पे अपने द्वारा उगाया गया जो भी सामान है
उसकी सप्लाई करने के लिए एग्रीकल्चरिस्ट को टैक्स रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन वही ज्वार बाजरा, वही चावल धान, वो गेहूं, सब कुछ जो एग्रीकल्चरिस्ट ने उगाए और बेच रहा है, तब रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर कोई और व्यक्ति उसको खरीद के बेच रहा है तो क्योंकि एग्जेम्प्ट है इसलिए लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अगर एग्जेम्पशन गुड में काम कर रहा है। लेकिन अगर एग्जेम्पशन के अलावा इन आइटम्स के अलावा कुछ और भी काम कर रहा है और ये भी आइटम है, तो फिर उसको रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। फिर इसमें दो चीजें, एक तो एग्रीकल्चरिस्ट की बात की गई है, टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस। टू द एक्सटेंट का मतलब उस तक, उस सप्लाई लैंड की जो उपज है, अगर उसके अलावा कुछ और करता है तो फिर एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट हो जाएगा, फिर उसके हिसाब से उसे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो ये वाली जो टर्नओवर होगी ये भी उसमें इंक्लूड हो जाएगी? इंक्लूड होगी, एग्जेम्प्ट वाली भी इंक्लूड करनी है ना। रजिस्ट्रेशन की लिमिट के लिए वो एग्जेम्प्टेड गुड्स भी काउंट होंगे। ठीक है। सेकंड है द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द काउंसिल by notification specify the category of person who may be exempted from obligation obtaining registration under this act। गवर्नमेंट जो है काउंसिल रिकमेंडेशन पे नोटिफाई कर सकती है स्पेशल कैटेगरी ऑफ पर्सन को जिनको की रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, या उनको एग्जाम्प्ट कर सकती है रजिस्ट्रेशन लेने से इस एक्ट में। relevant circulars, notifications, clarifications, flyers issued by the government। फर्स्ट है नोटिफिकेशन नंबर 5/2017 सेंट्रल टैक्स डेटेड 19th June 2017 regarding exemption from registration to persons engaged only in making taxable supplies where total tax is liable to be paid on the reverse charge basis। कह रहा है जो नोटिफिकेशन नंबर 5/2017 है सेंट्रल टैक्स का रिगार्डिंग exemption कह रहा कि उसमें एग्जेम्पशन दी हुई है रजिस्टर्ड पर्सन को अगर वो केवल ऐसी सप्लाई में इंक्लूड है जिसके ऊपर की जो है रिवर्स चार्ज बेसिस पर टैक्स लगता हो, जिसमें सामने वाले को टैक्स देना हो रिवर्स चार्ज बेसिस पे। तो अगर वो टैक्सेबल सप्लाई में भी एंगेज्ड है तो भी उसको कोई रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। ये बेसिकली ना एडवोकेट्स के लिए ज्यादा वो था, ये हल्ला मचा था पहले, उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। तो रिवर्स चार्ज में है सर वही था ना, एडवोकेट्स है, ट्रांसपोर्टर्स हैं, उन सब के लिए था कि आपको रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर आप 100% सिर्फ और सिर्फ उसी सर्विसेज या सप्लाईज में डील करते हो जो कि टैक्स पे करना है सामने वाले को, रिसिपिएंट को रिवर्स चार्ज। मतलब ट्रांसपोर्टर के केस में तो हमारे जैसे कुछ मेरे पास है ट्रांसपोर्टर, वो रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है उन्होंने। नहीं, लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर आप सिर्फ और सिर्फ ऐसी सर्विसेज दे रहे हो, ऐसी सप्लाई कर रहे हो जिसमें सामने वाला रिवर्स चार्ज में दे। लेकिन ट्रांसपोर्टर फॉरवर्ड चार्ज में भी हो सकता है। हाँ अच्छा, पर मेरे वाला जो ट्रांसपोर्टर है वो रिवर्स चार्ज में ही करता है। हाँ, ट्रांसपोर्टर्स ने रजिस्ट्रेशन लिया होता है बहुतों ने। वो इसलिए भी कि पहले सर्विस टैक्स ले रखा था तो अब आगे कैरी फॉरवर्ड हो गया। एक बात, दूसरी बात, बहुत सारी कंपनीज वो कहती हैं भैया रजिस्ट्रेशन नहीं है तो हम तेरे से काम ही नहीं कर रहे। हाँ, वो पार्ट बी भी तो कर सकता है, ट्रांसपोर्टर आईडी डालनी होती है ना पार्ट बी में। हाँ, वहां पर भी जरूरत पड़ती है। नहीं, कोई इसकी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि ट्रांसपोर्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर ही डालना पड़ेगा, जरूरी नहीं है। नहीं, आईडी अलग भी ले सकता है वो, कुछ ऐसे आईडी। पार्ट बी में आपको दोनों में से एक चीज डालनी मैंडेटरी है, या तो गाड़ी का नंबर या ट्रांसपोर्टर आईडी। ट्रांसपोर्टर का जीएसटी नंबर। हाँ, तो गाड़ी के नंबर से काम चलता है ना। अरे वो गाड़ी का नंबर फिर कई बार नहीं होता ना अवेलेबल। वो ट्रांसफर बोलता है तुम्हारे पास माल भेजो, मैं अपना देखूंगा कि कौन सी गाड़ी अवेलेबल है, कौन सा ड्राइवर अवेलेबल है। तो वहां पर हाँ ठीक है। सेकंड नोटिफिकेशन नंबर 65/2017 सेंट्रल टैक्स डेटेड 15 November 2017 regarding exemption from compulsory registration to suppliers of services through an e-commerce platform where aggregate turnover is not exceeding ₹20 lakhs। तो जो नोटिफिकेशन 65/2017 वो बताता है कि एग्जेम्पशन को भी 20 लाख की एग्जेम्पशन दे दी, पहले नहीं थी। पहले कंपल्सरी जो सप्लायर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म
के थ्रू जो सप्लायर ऑफ सर्विसेज हैं सर्विसेज जो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता था, अगर उनकी टर्नओवर 20 लाख से कम है तो उनको एग्जेम्पशन दी है इस नोटिफिकेशन के द्वारा। सर्विसेज की सप्लाई कर सकते हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू भी अगर 20 लाख से नीचे है, पर वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अलाउ नहीं करता, उसके लिए रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ता है। नोटिफिकेशन नंबर 56/2018 सेंट्रल टैक्स डेटेड 23rd October 2018 6 to supersede नीचे देखना। notification number 32/2017 central tax dated 15th September 2017 and specifies categories of casual taxable person making taxable supplies of handicraft goods having aggregate turnover up to rupees 20 lakh who shall be exempted from obtaining registration. कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, अगर वो जो है हैंडीक्राफ्ट गुड्स की सप्लाई करते हैं, अगर उनका टर्नओवर जो है 20 लाख तक है, उनको भी जो है रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करने के लिए इसमें एग्जेम्पशन दी है। नोटिफिकेशन नंबर 7/2017 इंटीग्रेटेड टैक्स dated 14th September 2017 as amended by notification number 2/2019 integrated tax dated 29th January 2019 with effect from 1st February 2019 regarding exemption from registration to job workers making interstate supply of services to a registered person where aggregate turnover is not exceeding 20 lakh rupees। तो ये जो नोटिफिकेशन है वो जॉब वर्कर को एग्जेम्पशन देता है अगर वो कोई इंटरस्टेट सप्लाई करते हैं सर्विसेज की किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, अगर उनका टर्नओवर जो है 20 लाख से ज्यादा नहीं है तो उनको भी ऑब्वियस है, क्योंकि सर्विसेज जॉब वर्क जो है सर्विसेज में काउंट होती है और सर्विसेज के लिए वो उन्होंने दी थी कि भी 20 लाख से अंदर अंदर अगर है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में भी आप सर्विसेज दे रहे हो, और 20 लाख क्रॉस करके तो लेनी है। नोटिफिकेशन नंबर 10/2017 integrated tax dated 30th October 2017 as amended by T/2019 integrated tax dated 29th January 2019 with effect from 1st January 2019 regarding exemption from registration to person making interstate supplies of taxable services where turnover is not exceeding rupees 20 lakhs। कह रहा है कि कोई पर्सन जो है इंटरस्टेट सप्लाई करता है टैक्सेबल सर्विसेज की, अगर उसका टर्नओवर जो है 20 लाख से ज्यादा नहीं है उसको भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो 1 फरवरी 19 से इफेक्टिव आया था ये कि उसमें सर्विस टैक्स जीएसटी नंबर लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है जो सर्विसेज के लिए सप्लाई कर रहे हैं और इंटरस्टेट कर रहे हैं और 20 लाख से कम है। नोटिफिकेशन नंबर 3/2018 इंटीग्रेटेड टैक्स डेटेड 22nd October 2018 6 to supersede notification number 18/2017 integrated tax dated 14th September 2017 and specifies category of person making interstate taxable supplies of handicraft goods and having aggregate turnover of rupees 20 lakhs who shall be exempted from obtaining registration। और ये जो ऐसे सप्लायर्स जो सिर्फ हैंडीक्राफ्ट गुड्स में सप्लाई करते हैं और उनकी टर्नओवर 20 लाख के नीचे है तो उनको भी रजिस्ट्रेशन से लेने से एग्जेम्प्ट कर दिया, भले ही वो इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाईज भी करते हैं। ये ऊपर भी तो पढ़ा था सर हमने, उसको इंटरस्टेट हाँ वो पढ़ा था, अलग अलग इंटरस्टेट मेंशन नहीं था, ठीक है नहीं उसमें था इंटरस्टेट हैंडीक्राफ्ट था कि एग्रीगेट कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए था, ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए था और ये सभी के लिए है। ये बेसिकली उनके लिए था, जैसे ट्रेड फेयर लगता है ना दिल्ली में, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं तो बेसिकली उनका वैसे तो कुछ नहीं होता बट वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के हिसाब से अपना बस वो रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, वो उनके लिए था और ये जर्नल देते हैं। Notification number 10/2019 Central Tax dated 7th March 2019 seeks to give exemption from registration for any person engaged in exclusive supply of goods and whose aggregate turnover in the financial year does not exceed
40 lakhs 40 with effect lakhs. from 1st April 2019. देखो यहाँ से आया था, यहाँ एक साल गया। से ज्यादा हो चुका है। हाँ बट ये पर्सन की बात कर रहा है, रजिस्ट्रेशन फॉर एनी, अच्छा एनी पर्सन है ना, एनी पर्सन है, जो कि सिर्फ एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स में डील करता है Supply और of जिसकी goods में टर्नओवर है। 40 लाख से कम है, 1/4/19 से उसको रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है उन 20 नहीं है। स्टेट्स में। एडवांस रूलिंग जम्मू एंड कश्मीर छोड़ा हुआ है सर अभी, हाँ जम्मू एंड कश्मीर जम्मू कश्मीर को हाँ, जम्मू एंड कश्मीर में अवेटेड था वो। 19 जम्मू एंड कश्मीर तो वो बन गया ना, यूटीज बन गए ना, 2 यूटीज बन गए, एक स्टेट बन गया ना, एक लद्दाख है, एक जम्मू, एक और जम्मू है, एक कश्मीर। हाँ 3 बने हैं ना। नहीं नहीं कश्मीर नहीं है, जम्मू जम्मू और लद्दाख लद्दाख। यूटी करा है, और कश्मीर जो है वो स्टेट के उसमें है शायद। हाँ वो जम्मू में ही आएगा। जम्मू में नहीं आएगा, अलग से यूटी है। नहीं नहीं, एक यूटी बनाए सिर्फ, उसमें से एक कट गया हिस्सा लद्दाख, उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया है ना। जम्मू एक तो के वो 3 बने टुकड़े थे में, मैम। 2 टुकड़े में। 2 टुकड़े हुए हैं शायद सर। तो 3 याद है, 2 यूटी बनी है शायद, हैं? लोगों तो वो याद है 2 यूटी बनी है। सर बस लद्दाख अलग हुआ है। चलो ठीक है। चलो ठीक है। एडवांस रूलिंग अंडर द वेस्ट बंगाल स्टेट है या यूटी है? GST 2017 regarding known requirement of सर registration। एक्चुअली ना दोनों को यूटी बना दिया है, अब जम्मू जम्मू को भी और लद्दाख को ना, और लद्दाख को भी। हाँ, और वही ना, जम्मू कश्मीर एंड को। कश्मीर एक यूटी है और लद्दाख एक यूटी है, ओके 2 यूनियन टेरिटरी बना दिया। वाले स्टेट को गायब करके 2 यूटी में कन्वर्ट कर दिया। हाँ 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 ठीक है, वो 2 यूटी का याद था मेरे को कि 2 यूटी बने हैं। चलो जी। advance ruling under the West Bengal GST Act 2017 regarding known requirement of registration where a person is engaged exclusively in supply of exempt goods services except where he is otherwise liable to pay tax under reverse charge basis under section 9 subsection 3 or section 5 subsection 3 of CGST Act /IGST Act 2017। उसको रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट। भाई अगर एग्जाम सप्लाई ये में क्या था है, कि West रिवर्स Bengal चार्ज में के है। बेसिस पे अगर कुछ लायबिलिटी बनती है, सिर्फ वैसे कुछ नहीं है, वैसे सारा एग्जाम गुड्स में, एग्जाम सप्लाईज में डील करता है, लेकिन रिवर्स चार्ज के बेसिस पे उसे 93 और 53 में रिक्वायरमेंट है तो उसको भी एग्जाम कर दिया, उसको भी रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट खत्म कर दी। GST flyers title registration under GST law as discussed as issued by the CBIC erstwhile CBEC। और ये जीएसटी फ्लैट इशू किया था सीबीआईसी ने रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी लॉ के ऊपर ये है, और रिलेटेड प्रोविजन ऑफ द स्टैट्यूट है सेक्शन 27, 247 और सेक्शन 25 डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट, एग्जाम्प्ट सप्लाई और प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। एनालिसिस कल करेंगे। कल करेंगे। ठीक है।